नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए राजनीति विज्ञान के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो ये जो पुस्तक मैंने आपको दिखाई है परीक्षा वाणी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये पुस्तक फर्स्ट ग्रेड के लिए सबसे उपयुक्त पुस्तक है। तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं मेरे साथ, या आप पुस्तक लेके भी पढ़ सकते हो। पुस्तक नहीं ले रहे हो अभी तो कोई बात नहीं है, थोड़े दिनों में खरीद लो। जैसे भी पुस्तक होगी तो बहुत अच्छा होगा, नहीं मेरे साथ आप यूट्यूब पर वीडियो देखते रहें और आपको एक आसानी से एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिससे आपको फ्री में ये सारी क्लासें आपको मिलेंगी कि फर्स्ट ग्रेड का पूरा कोर्स आपको करवाया जाए। यहाँ पर जो पुस्तक लगती है, जितना सिलेबस है वो सिलेबस का अकॉर्डिंग पुस्तक लग आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। जैसे इसका पहला चैप्टर है भारतीय संविधान यानी भारत का संवैधानिक विकास, किस प्रकार से भारत का संविधान बना उसके बारे में। जैसे ये दे रखा है इन्होंने 16 ईस्वी का राजलेख चार्टर, तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। तो आज इसका पहला अध्याय है भारत का संवैधानिक विकास होगा। तो इसमें काफ़ी चैप्टर हैं, खंड अलग अलग दिए हैं, जो हमारे चैप्टर काम के हैं हम उसको देखेंगे। तो पहला चैप्टर जो आज का है वो है भारत का संवैधानिक विकास। इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से संविधान का विकास हुआ। तो सभी इस प्रकार की बातें जानते हैं। तो पहले थोड़ा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखो, इसमें एक खास बात ध्यान रखें, मैं आपको निशान लगाते जाऊँगा और आपको साथ में ये भी बता जाऊँगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जामिनर के क्वेश्चन कैसे बनाता है, उससे आपको इम्पोर्टेंट होगा ये इतना पढ़ना। तो संविधान, जिसको इंग्लिश में अपन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वह वैधानिक दस्तावेज है जो उस देश की जनता के विश्वास वह उसकी आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करती हैं। भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि ब्रिटिश प्रशासन काल में ही पड़ चुकी थी, परंतु इसके कर्मिक विकास की गति इस काल में बहुत मंद थी। ये बात इन्होंने इस बारे में बताई है। अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार संविधान विकास को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो दो भाग इन्होंने जो बताए हैं, जिसमें नंबर एक है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत। आपको पता है कि जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी शुरू में, तब उसने शासन किया था। 1857 जो क्रांति हुई उसके बाद ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत ये हमारा 1 नवंबर 1858 से स्टार्ट हो गया था। तो इस प्रकार से दो तरीक़ों से ये शासन हुआ था। जिस समय तक 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर विभिन्न कानून तथा आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही। जब उसने स्वयं भारत के शासनों को अपने हाथों में लिया, तब भी उसने भारत के शासन के विभिन्न कानून बनाए। उन सभी आदेश पत्रों और कानूनों को हम भारत के संवैधानिक विकास में सम्मिलित करते हैं। अब ये ब्रैकेट में देखिए, ये तो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंतर्गत, यानी जो कंपनी है उसमें 1773 से लेकर 1853 तक क्या हुआ। फिर ब्रिटिश क्राउन के तहत यानी 1858 से 1947, अभी मैंने आपको जो पहले बताया था कि ब्रिटिश क्राउन 1857 क्रांति के बाद सबसे पहला रेगुलर एक्ट, बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, सबसे महत्वपूर्ण। उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखो ये क्वेश्चन है, ये भी यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। रेगुलर एक्ट कब आया? 1773। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784। चार्टर एक्ट कब आया? 1793। तो चार्टर एक्ट आगे, अब देखो चार्टर एक्ट आपको 4 दिखाई दे रहे हैं एक साथ, यानी 93, 1813, 1833 और 1853। याद करने हैं 4 चार्टर एक्ट कब आए। कंटिन्यू आपको, इससे पहले पिट्स इंडिया कब आया, रेगुलर एक्ट कब आया, ये पूछ सकते हैं। इधर आओगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और फिर आप देखोगे नीचे भारत इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892, फिर भारत परिषद अधिनियम आ गया 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935। ये सभी आप जानते हो, लगभग थोड़ा पढ़ा है जिसने। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन 1946 और माउंट बेटन योजना 1947। ये सारे यहाँ पर जितने भी हैं ये क्वेश्चन हैं। यानी कौन सा एक्ट कब आया, कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 को हुआ, क्रिप्स प्रस्ताव का 1942 को हुआ, ये सारे आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आप इनका ध्यान रखोगे। इस तरह आगे देखते हैं हम 1600 ईस्वी का राजलेख। इस राजलेख में क्या किया गया था? भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। यह एक राजलेख के माध्यम से किया गया, जिसने सन 1600 ईस्वी का राजलेख कहा गया। इस राजलेख के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी का नाम है एलिजाबेथ प्रथम, द्वितीय नहीं है, प्रथम,
31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। सीधा प्रश्न आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की? 2015 को जो फर्स्ट ग्रेड आई थी उसमें बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग सभी के सही हुए थे। वैसा पेपर शायद अब आए, लेकिन फिर भी अपने को तैयारी करनी है। किस प्रकार से कि उन्होंने कहा स्थापना उसने पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार दिया। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो बन गई उसको कितने वर्षों का अधिकार दिया कि आप वो व्यापार कर सकते हो? तो ये अपने जानेंगे 15 वर्षों तक इसने अधिकार किया। स्थापना के समय कंपनी की कुल पूंजी देखो, ऐसे प्रश्न भी ग्राम सेवक को उसमें आते रहे हैं और यहाँ अपने आए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, फिर भी हम उसको याद करेंगे। कुल पूंजी है वो 30,133 पाउंड थी। उसमें कुल 217 भागीदार थे। इस कंपनी के सारा प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया, जिसके शिखर पर गवर्नर व उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। गवर्नर उसकी परिषद संज्ञा दिया गया। इसको क्या कहा गया? भी गवर्नर उसके सदस्य थे, 24 थे टोटल, तो गवर्नर उसकी परिषद संज्ञा दी गई थी। इस परिषद को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व निदेशक मंडल से भी अभिहित किया गया था, यानी ये बताया गया था। इसकी देखो, इस बुक की एक खास बात और है, इसमें यहाँ पर जो ऊपर दिए गए हैं ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया? तो 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। सबसे बड़ा प्रश्न भी यही है, क्योंकि भारतीय संविधान है वो शुरू हो रहा है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ही शुरू हो रहा है। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने? तो लॉर्ड मेयर थे वहाँ पर उस टाइम। लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? तो सूरत से पहला कार्य प्रारंभ किया। आगे वाला क्वेश्चन है, आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? तो 1600 ईस्वी के चार्टर से। इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर उसकी सदस्यों को परिषद में विहित किया गया? तो 1726 का राजलेख चार्टर। और किस अधिनियम द्वारा कंपनी का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? तो 1773 के रेगुलेट, यानी गवर्नर जनरल का पद अभी आपने देखा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाई गई थी, गवर्नर उसकी परिषद, उसमें 1773 का रेगुलर ये एक्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण, यानी शुरुआत इससे होती है। अब आप 1726 का राजलेख देखेंगे, इसमें क्या बताया गया है कि राज्य कोलकाता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उसकी परिषद की विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। उससे पहले शक्ति इंग्लैंड निदेशक मंडल में नहीं थी, इससे पहले। फिर आता 1783 का रेगुलेटरी एक्ट। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री यानी 1773 प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का लॉर्ड नॉर्थ। एक गुप्त समिति बनाई गई थी। क्या बनाई? गुप्त समिति, ठीक है, की सिफारिश पर पारित एक्ट कर 1773 का संज्ञा दी गई थी। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि 1773 का रेगुलेट है वो किस समिति की सिफारिश से बनाया गया? तो गुप्त समिति की सिफारिश पर बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, आप सीधा सीधा पढ़ लेते हैं। रेगुलेट कब का है? 1773 का। ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, लेकिन किस समिति? तो वो गुप्त समिति थी। क्वेश्चन ये भी आता है 1773 के रेगुलेट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ है, वो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे उस टाइम। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी की कार्य को भारत और ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना और कंपनी में व्यापार दोषों को समाप्त करना था। कंपनी की गतिविधियों के दो मुख्य केंद्र थे, इंग्लैंड और भारत। कंपनी के संपूर्ण प्रशासन के सुपरविजन हेतु इंग्लैंड में 2 संस्थाएं थी, निदेशक मंडल और सत्ताधारी मंडल। ये दोनों संस्थाएं गृह सरकार की अंग थी। पूर्ववर्ती संस्था इंग्लैंड में कंपनी की कार्यपालिका थी, इसमें 24 निदेशक होते थे और सत्ताधारी मंडल द्वारा किया जाता था। निदेशक मंडल प्रतिवर्ष सदस्यों में से एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करता था। अध्यक्ष कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था। अब इस एक्ट के तहत निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्रवाई 1 वर्ष स्थान पर 4 वर्ष कर दिया था। साथ ही यह उपबंधित किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की कुल सदस्य संख्या 24 के 1/4 सदस्य प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। पुनश्च कंपनी के निदेशक चुनने का अधिकार उन्हीं लोगों को होगा जो कम से कम 1 वर्ष पूर्व कंपनी में 1000 पाउंड के शेयर धारक रहे हों। ज्ञातव्य है कि इस एक्ट के पहले कंपनी निदेशक मंडल का चुनाव कंपनी के 500 पाउंड के स्तर पर होता था। भारतीय परिप्रेक्ष्य में कंपनी प्रशासन में बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रशासक को इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी क्षेत्रों को गवर्नर जनरल बना दिया।
अर्थात बंगाल, कलकत्ता यानी मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंट का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो अब ये भी याद रखना है कि बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंट का गवर्नर बना दिया। बंगाल आ गया, मुंबई हो गया और मद्रास हो गया। शासन की समस्त सैनिक व सिविल शक्तियों गवर्नर जनरल तथा उसके 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया। गवर्नर जनरल को निर्णय मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। और 4 अन्य सदस्य कौन कौन हैं? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बरवेल। अब भी ये भी आजकल इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि ये सदस्य भी पूछने लगे हैं, तो अपने को इसको याद रखना है। अब आगे देखते हैं। अधिनियम के अधीन 1734 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय ऊपर देते हैं की स्थापना की गई। ये बता रहे हैं कि 1774 में, कब बताया है? 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर एलिजा इम्फे मुख्य न्यायाधीश। एलिजा इम्फे क्या है? इनके मुख्य न्यायाधीश था। 3 अन्य चैम्बर्स, लिविंगस्टन एवं हाइड को न्यायाधीश बनाया गया था। ये एक अभिलेख न्यायालय था। इसके विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में होती थी। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। भारतीय राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना कंपनी के अनिवार्य कर दिया गया। इस कंपनी द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार, भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने को प्रतिबंध कर दिया गया था। अब आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इससे पहले हम इस ब्रैकेट के क्वेश्चन देखते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं परीक्षा दृष्टि से। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन से थे? अभी अपन ऊपर पढ़ के आए हैं। फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन एंड बरवेल। गवर्नर जनरल था, उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड है उसके प्रति वो उत्तरदायी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें नहीं थी? गवर्नर जनरल ने उसकी परिषद में अभी पढ़ा अपन ऊपर 24 सदस्य उसके थे। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा? तो कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 में। किस एक्ट के? तो 1773 के रेगुलर एक्ट द्वारा हुई। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? तो मुख्य न्यायाधीश कौन? अभी पढ़े आपने 4 न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी, अध्यादेश शब्द देखो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, की शक्तियाँ प्रदान की गई। तो रेगुलेटरी एक्ट के तहत देखो भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल ये यहीं पर मिलेगी आपको। गवर्नर जनरल की काउंसिल को नियम अध्यादेश जारी करनी सकती हैं। अध्यादेश जारी करने के 1861 के अधिनियम में भी आएगी बात, वो उस टाइम राष्ट्रपति राज्यपाल होगा। यहाँ पर अभी भारतीय गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के अधिकार को किसने समाप्त किया? रेगुलर एक्ट 1773 ने। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, अभी पढ़ा आपने ऊपर। रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब की? तो 1774 में। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा? तो 1773 के एक्ट द्वारा। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इल्बर्ट ने कहा। एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल 1765 को एंग्लो इंडियन किसने कहा? इल्बर्ट ने कहा। अब आप आगे देखते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1781। इसमें क्या बताया गया है? देखो रेगुलर एक्ट 1773 में अंतर्निहित गंभीर व्यवहारिक दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्क ने क्या नाम बताया है? एडमंड बर्क ने सुझाव के आधार पर इस एक्ट का प्रावधान किया। इसे संशोधनात्मक अधिनियम या बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 की भी संज्ञा अभिहित किया गया। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार अब कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के 2 स्रोत प्राप्त हो गए। पहला रेगुलेटरी के अधीन कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए और दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों के लिए विधि निर्मित कर सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय के लिए आदेश विधियों के संपादन में अब इसमें यहाँ कोई खास प्रश्न नहीं है, इसको पढ़ने की अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ प्रश्न आएगा मैं वहीं बताऊँगा आपको। ये चीज़ कुछ ऐसी है जो मेरी पढ़ी हुई है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार देखना चाहो तो इसको देख सकते हो। पिट्स इंडिया एक्ट है जिसको हम कल पढ़ेंगे थोड़ा। तो आज आपने जो देखा है भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स तरीके से 1773 का एक्ट, क्वेश्चन इसमें ये 4-5 बनेंगे। ये जो दी हैं इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आपको निकाल के दिए जा चुके हैं। इस प्रकार के प्रश्न
या आप देखते जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन ज़्यादा लोड न लेते हुए पहली बार जो पढ़ रहा है बच्चा वो आराम ध्यान से पढ़ें और साथ में इसको याद करने की कोशिश करें। पहली बार अगर एक बार आप रीडिंग भी लगाते हो तो भी इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, कल फिर इससे आगे आप पढ़ेंगे, कंटिन्यू से पढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।